जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे वर्धन वंश के बारे में। कौन सा वंश पढ़ेंगे? वर्धन वंश के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में गुप्त वंश जो है हमने समाप्त कर लिया था। ठीक है, गुप्त वंश हमने समाप्त कर लिया था और हमने देखा था कि गुप्त वंश का जो अंतिम शासक होता है उनका नाम होता है विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक क्या नाम हो जाएगा? विष्णुगुप्त। और ये विष्णुगुप्त पर जो है वह हून का आक्रमण होता है। ठीक है, हून का आक्रमण होता है। ये हून जो है कहाँ से आते हैं? फारस से आते हैं। फारस मतलब ईरान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र से। तो हून का जो है आक्रमण होता है गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त के ऊपर। और इसके बाद जो है वह गुप्त वंश जो है वह मतलब लगभग लगभग समाप्त होने के कगार पर आ जाता है। इसलिए गुप्त वंश जो है वह कई छोटे बड़े सामंतों के रूप में जो है वो बट जाता है। और उस उन सामंतों में यानी कि गुप्त वंश का ही सामंत है। ठीक है, इन्हीं का जो है सामंत रहेगा। छोटे छोटे सामंत में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। और इन सामंतों में जो है सबसे महत्वपूर्ण सामंत जो होंगे उनका नाम था आपको पुष्य। ठीक है, पुष्यभूति। ठीक है, ये हमने आपको बताया था उनका नाम क्या था? पुष्यभूति। और यही पुष्यभूति जो है यही आगे चल करके जो है वह क्या करेंगे? एक नए वंश का स्थापना करेंगे और उस वंश का नाम होगा पुष्यभूति वंश, या तो उसी को हम कहेंगे वर्धन वंश। बात समझ में आए? यानी कि पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश, या इसी को हम क्या कहेंगे? हम वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? कौन सा वंश? वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो आपने इस तरह से समझ पाए कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश जो है वह कहाँ से आता है। क्लियर है? ये आपको क्लियर हो गया कि ये गुप्त वंश के ही सामंत थे। जब गुप्त वंश समाप्त होने के कगार पर आ गया उन आक्रमण के बाद, उसमें अंतिम शासक विष्णुगुप्त रहेंगे। उसके बाद गुप्त वंश जो है वह कई छोटे छोटे सामंतों में विभक्त हो जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण सामंत हो गए पुष्यभूति। और यही पुष्यभूति जो है आगे चल करके एक वंश का स्थापना करेंगे जो कहलाता है पुष्यभूति वंश या तो वर्धन वंश। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्धन वंश के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वर्धन वंश के बारे में। तो चलिए, वर्धन वंश जो है वह सेंटर में रखते हैं और इसके इर्द गिर्द हम आज के क्लास में बात करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का जो है वह स्थापना किसने किया। तभी हमने लास्ट के स्लाइड में देखा कि इसका जो है स्थापना कैसे होता है और क्यों होता है, ये हमने समझ लिया। ताकि ये सीक्वेंस हमने इसलिए बताया ताकि आपको जो है वो ध्यान में रहे, चीज़ों को याद करना रटना नहीं पड़े। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ते हैं और हिस्ट्री में जो है क्यों हुआ, कैसे हुआ, और किसी भी शासन काल के मतलब इस शासक के बाद जो है कौन सा शासक आया और उस शासक के शासन काल में जो है कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, बस इतना याद रखिए, आपको हिस्ट्री जो है वह मतलब बहुत मजबूत हो जाएगा आपका। बात समझ में आया? ऐसे तो आप सभी लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री जो है वो क्या होता है कि काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप हिस्ट्री को तरीके से पढ़ेंगे तो हिस्ट्री आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है। तो चलिए, हम पढ़ रहे हैं वर्धन वंश के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्धन वंश का जो है स्थापना किसने किया। तभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा तो इसका स्थापना कौन करेगा, यानी कि संस्थापक जो स्थापना करेगा उसको हम क्या कहेंगे? संस्थापक। तो संस्थापक कौन हो जाएगा? तो वर्धन वंश का संस्थापक हो जाएंगे आपको पुष्यभूति। कौन हो जाएंगे? पुष्यभूति जो है वह वर्धन वंश, ऐसी को हम पुष्यभूति वंश में कहा जाता है। और ये पुष्यभूति जो है ये किसके सामंत होंगे? तो ये सामंत होते हैं। ठीक है, ये आपके सामंत होंगे। किसके सामंत होंगे? तो ये आपको सामंत होते हैं गुप्त वंश का। ठीक है, गुप्त वंश या गुप्त काल का जो है वह सामंत होंगे। और उस समय अंतिम शासक कौन होता है? तो विष्णुगुप्त होता है। अब ये वर्धन वंश जो है इसकी राजधानी जो है ये संस्थापक समझ लिया किसने स्थापना की। और ये पुष्यभूति जो है गुप्त वंश के सामंत, हमने आपको पीछे का स्लाइड में बताया। अब ये जो है अपनी राजधानी बनाएंगे, जब शासन करेंगे तो राजधानी भी बनाएंगे ना। तो ये राजधानी बनाते हैं थानेश्वर को। कहाँ राजधानी बनाएंगे? तो थानेश्वर को जो है अपनी राजधानी बनाते हैं। और यह थानेश्वर जो है वह कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित रहेगा। ठीक है, तो हरियाणा के थानेश्वर को, जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है हरियाणा। ठीक है, मैप में देख लीजिएगा तो ये आपका पंजाब वाला एरिया है, आपको हरियाणा इधर दिल्ली।
ठीक है। तो हरियाणा के थानेश्वर को जो है अपनी राजधानी बनाते हैं, और इस वंश का यानी कि वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश का कहेंगे तो सबसे पहला शासक हो गया आपको पुष्पभूति। चलिए, तो इसका हम शासक का क्रम हम लिखते चलते हैं। इसमें ज़्यादा शासक नहीं होगा, 3 ही शासक होंगे, 3 या 4 शासक ऐसे रहेंगे। तो वर्धन वंश का जो सबसे पहला शासक हो जाएगा कौन? तो पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति। और ये पुष्यभूति जो है वह सिर्फ इसके बारे में क्या समझना है, तो ये आपको इस वंश का क्या था? संस्थापक था। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन रहेगा? पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति होंगे। और इस ये अपनी राजधानी जो है वह थानेश्वर को बनाते हैं। ठीक है, इसकी प्रथम राजधानी थानेश्वर होगी। और इस वंश का अगला शासक जो होंगे वो प्रभाकर वर्धन होंगे। कौन होंगे? प्रभाकर वर्धन। इस वंश का अगला शासक कौन होंगे? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन जो है वह इस वंश के जो है सबसे शक्तिशाली शासक होते हैं। ठीक है, आपको सबसे शक्तिशाली शासक जो है वह प्रभाकर वर्धन होते हैं। क्लियर? और प्रभाकर वर्धन जो है इनका जो है इनका विवाह होता है आपको यशोमती के साथ, यानी कि इनकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? यशोमती। और इन्हीं के जो है वो 3 पुत्र हों, मतलब 2 पुत्र और 1 पुत्री होंगी। और वही आगे चल करके जो है शासन प्रशासन संभालेंगे। तो इस वर्धन वंश का जो है शक्तिशाली शासक कौन है? तो आपको प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के पत्नी का नाम, ठीक है, ये होता है आपको यशोमती। इनके पत्नी कौन होंगे? यशोमती पत्नी होंगे। और इनके जो है वो 3 पुत्र होंगे। यानी प्रभाकर वर्धन जो है आपको शक्तिशाली शासकों में काउंट होता है। इसका वर्धन में सबसे शक्तिशाली शासक होगा। और इसका जो है, ठीक है, 3 क्या होगा? संतान हो गए। एक संतान का, पहला संतान का नाम होता है राजवर्धन। ठीक है, राजवर्धन। अभी देखिए स्टोरी स्टार्ट होगा। दूसरा संतान का नाम होगा हर्षवर्धन। दूसरा संतान का क्या नाम होगा? हर्षवर्धन। और तीसरा संतान का नाम होगा राजश्री। और ये क्या है? राजश्री जो है इनकी पुत्री होती है हर्षवर्धन, और राजवर्धन जो है इनका पुत्र होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि वर्धन वंश का जो है पहला शासक पुष्यभूति, जो कि इस वंश का संस्थापक होगा। और ये पुष्यभूति जो है वह गुप्त वंश से क्या होंगे? सामंत होंगे। पुष्यभूति के बाद अगला शासक जो होगा प्रभाकर वर्धन, जो इस वंश का शक्तिशाली शासकों में इनका काउंट होता है। और इनका जो है विवाह होता है यशोमती के साथ। और प्रभाकर वर्धन के 3 संतान होंगे। एक कहलाएगा राजवर्धन, दूसरा होंगे हर्षवर्धन, तीसरे होंगे राजश्री। यहाँ तक समझने में किस प्रकार कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, अभी जो राजश्री का जो है विवाह, ठीक है, इनका क्या हो जाएगा? इनका विवाह हो जाएगा। इनका विवाह जो है वह कन्नौज के राजा गृहवर्मन से होता है। किन से हो जाएगा? गृहवर्मन से। गृहवर्मन से जो है, ठीक है, गृहवर्मन से क्या हो जाएगा? इनका राजश्री का विवाह हो जाएगा। और ये कहाँ के राजा होते हैं? तो ये राजा होता है वो कन्नौज के राजा होंगे। ठीक है, कन्नौज के राजा होंगे आपको गृहवर्मन। बात समझ में आया? तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि प्रभाकर वर्धन के 3 संतान, राजवर्धन, हर्षवर्धन पुत्र और राजश्री पुत्री। और राजश्री पुत्री का विवाह जो है वह कन्नौज के राजा गृहवर्मन से होता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये गृहवर्मन जिनका जो है आपको विवाह हुआ है प्रभाकर वर्धन के पुत्री के साथ, ये गृहवर्मन को जो है वह मालवा के शासक, ठीक है, मालवा के शासक देवगुप्त जो है वह क्या करेंगे? इनकी हत्या कर देंगे। तो चलिए इसको अगला स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना? यहीं पर बता दें। चलिए यहीं पर बता देते हैं, यहीं पर बता देंगे, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये गृहवर्मन का जो है वो हत्या कौन कर देगा? तो गृहवर्मन का जो है इनका हत्या कर देगा, यानी गृहवर्मन का हत्या कर देगा। गृहवर्मन का हत्या कौन करेगा? तो इनका हत्या करेगा देवगुप्त। देवगुप्त जो होंगे वो मालवा के शासक होंगे। ठीक है, देवगुप्त क्या करते हैं? मालवा के शासक होंगे। ठीक है, देवगुप्त क्या करेंगे? गृहवर्मन के जो है वो हत्या कर देंगे। और गृहवर्मन के जब हत्या करेंगे, जो कि कन्नौज के राजा होंगे, और साथ ही साथ ये देवगुप्त जो है वह राजश्री के भी हत्या करने का प्रयास करते हैं। लेकिन राजश्री किसी तरह से जो है अपनी जान बचा करके जंगलों में भाग जाती है और जंगलों में जाकर के छिप जाती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है वह प्रभाकर वर्धन के जो दामाद हुए, वो दामाद की हत्या हो जाती है। और इनके पुत्री का एक तरह से देखा जाए तो वह अपनी जान बचा करके जंगलों में भाग जाते हैं।
इस चीज को देख करके राजवर्धन और हर्षवर्धन काफी ज्यादा क्रोधित होता है। ठीक है, राजवर्धन और हर्षवर्धन क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा क्रोधित हो जाएगा, और क्रोधित होकर के जो है राजवर्धन फिर देवगुप्त की हत्या कर देंगे। यानी ये जो राजवर्धन जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या करेगा, देवगुप्त का हत्या कर देगा। ठीक है, हत्या क्यों करेगा, क्योंकि ये राजवर्धन का जो बहनोई हुआ, और साथ ही साथ इसकी बहन बहन को तो मार करके भगा देता है, जंगलों में भाग जाती किसी तरह से जान बचा करके, और इनका जो बहनोई हुआ यानी इनके बहन का पति, उसको जो हत्या कर दिया था देवगुप्त, उसी का बदला लेने के लिए जो है राजवर्धन क्या करते हैं कि देवगुप्त का हत्या कर देंगे। बात समझ में आया, यानी इनका बड़ा भाई क्या करेगा, देवगुप्त का हत्या कर देगा। अभी देवगुप्त मर गया, देखिए कौन कौन मर गया, ग्रीवर्मन मर गया ग्रीवर्मन को मारा देवगुप्त, अब देवगुप्त को मार दिया राजवर्धन। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अभी मालवा के शासक देवगुप्त ने जो है ग्रीवर्मन की हत्या की और राजश्री की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन राजश्री कहाँ, जंगलों में भाग जाती है। इसी से जो है वह गुस्सा करके राजवर्धन क्या करेंगे कि मालवा के शासक देवगुप्त की जो है वह हत्या कर देंगे, और देवगुप्त भी क्या हो जाएगा, ये भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा। क्लियर है। अभी राजवर्धन का हत्या ये तो मालवा का शासक समझ लिए। अभी जो है वो यानी गौड़ के शासक, यानी बंगाल में ही गौड़ स्थान पड़ता है, उनका नाम होगा शशांक। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, शशांक। शशांक क्या करेंगे, राजवर्धन का हत्या कर देंगे। अभी लो सब एक दूसरे को मार रहा है, बचेगा कौन, देखते हैं। ठीक है, ये गौड़ के शासक जिनका नाम होगा शशांक। ठीक है, शशांक क्या करेंगे, ये कहाँ के शासक होते हैं, गौड़ के शासक। गौड़ मतलब बंगाल। और ये सॉरी और ये मालवा भी जो है वह कहाँ पे, आपका बंगाल के आसपास का है। तो शशांक जो है वह क्या करेंगे, राजवर्धन का क्या करेंगे, हत्या कर देंगे, और राजवर्धन भी क्या होगा, वह मारा जाएगा। जब राजवर्धन मारा जाएगा तब इसका अभी एक बच गया हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन जो है वह गुस्सा आ जाएगा कि जो है तो मेरे भाई को क्यों मारा। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन क्या करेंगे कि ये जा करके जो है शशांक की हत्या कर देंगे। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से जो है वह पूरा जो है एक दूसरे को मारपीट चल रहा है। फिर से एक बार समझिए, ये सिर्फ एक कहानी की तरह है और इसको बहुत याद करना बहुत ही आसान है। देखिए, वर्धन वंश का जो है सबसे प्रथम शासक होते हैं पुष्यभूति होंगे। पुष्यभूति जो इस वंश का संस्थापक होंगे। पुष्यभूति के बाद अगला शासक जो होंगे, जो प्रभाकर वर्धन होते हैं, और ये काफी शक्तिशाली शासक होते हैं, और इनका 3 संतान होता है। पहला कहलाएगा राजवर्धन, दूसरा आपको हर्षवर्धन, और तीसरा आपको राजश्री। राजश्री इनके पुत्री होती है, इसलिए इनका विवाह जो है वह किया जाता है आपको कन्नौज के राजा ग्रीवर्मन के साथ। इनका विवाह किसके साथ हो जाएगा, कन्नौज के राजा ग्रीवर्मन के साथ। और कन्नौज के राजा ग्रीवर्मन की हत्या जो है मालवा के शासक देवगुप्त कर देते हैं। ठीक, ये देवगुप्त क्या करेंगे, मालवा के शासक देवगुप्त जो है वह कन्नौज के शासक ग्रीवर्मन की हत्या कर देंगे। अब इसका जब एक तरह से देखा जाए तो राजश्री का पति है, तो इसका हत्या होने के बाद जो है राजश्री को भी हत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन राजश्री किसी तरह से अपनी जान बचा करके जंगलों में भाग जाती है। अब इसको देख करके इसका जो राजश्री का जो भाई राजवर्धन होंगे, यह राजवर्धन जो है वह देवगुप्त की हत्या कर देंगे। अभी देवगुप्त भी मर गया ग्रीवर्मन भी मर गया, साथ ही साथ राजश्री जो है वह कहाँ चली जाएगी, ये आपको जंगलों में चली जाएगी छिपने के लिए, जंगलों में चली जाएगी। अभी राजवर्धन का जो हत्या, ठीक है, गौड़ यानी बंगाल के शासक शशांक कर देंगे, और शशांक की हत्या जो है वह हर्षवर्धन कर देगा। तभी बचा कौन, तभी जो बचा है आपका एक हर्षवर्धन बचा है, और साथ ही साथ ये राजश्री जो जंगलों में भाग गई है ये बचा है। बाकी जो है लगभग लगभग सब क्या हो गया, मर गया। देवगुप्त भी मर गया, ग्रीवर्मन तो पहले मरा, पहले ग्रीवर्मन मरा, दूसरा में देवगुप्त मरा, ठीक है, और तीसरा में राजवर्धन मरा, और चौथा में जो है वह शशांक मरा। बचा हुआ कौन है, एक हर्षवर्धन बचे हुए हैं, और एक राजश्री जो कि जंगलों में भाग गए थे, वो आपको बचे हुए। अभी जो हर्षवर्धन जो है इस वंश यानी वर्धन वंश का जो है पूरा बागडोर संभालेगा। बात समझ में आया। ठीक है, तो चलिए बागडोर कैसे संभालता है वो हम देखते हैं, उन चीजों को समझते हैं। देखिए, हर्षवर्धन क्या करेंगे, हर्षवर्धन जो है वह इस वंश का क्या करेंगे, बागडोर संभालेंगे। अभी हर्षवर्धन के पास जो है वह 2 चुनौतियां सामने में रहता है।
ठीक है, दो चुनौतियां क्या है, तो सबसे पहला चुनौतियां जो है वह अपने बहन यानी कि राजश्री का पता लगाना है, जो कि जंगलों में चली गई थी, राजश्री का पता लगाना। ठीक है, राजश्री का पता लगाना। और दूसरा चुनौती जो इनके सामने होगा वह अपने राज्य के शासन प्रशासन को संभालना, यानी कि साम्राज्य को संभालना। बात समझ में आया? क्योंकि इनकी बहन भी अब नहीं है, इनके भाई भी मारे गए, बहनों भी मारे गए, तो साम्राज्य को भी चलाना है और साथ ही साथ जो है वो अपनी बहन राजश्री का भी पता लगाना है। ठीक है, तो जब राजश्री का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, यानी कि जब राजश्री का पता लगाना रहेगा तो एक बौद्ध भिक्षु होंगे जिनका नाम रहेगा दिवाकर। ठीक है, यानी कि राजश्री का पता लगाने के लिए एक बौद्ध भिक्षु है जिनका नाम है आपको दिवाकर। दिवाकर कौन है? बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु है। और इन्हीं बौद्ध भिक्षु के मदद से हर्षवर्धन क्या करते हैं, राजश्री का पता लगा लेंगे। ठीक है, यानी दिवाकर क्या कर रहा है कि आपको राजश्री का पता लगा लेगा कि राजश्री कहाँ पर जंगलों में छुपी हुई है, राजश्री का पता लगा लेगा। अभी जो है ये राजश्री के नेतृत्व में जो है वह क्या करेंगे, हर्षवर्धन जो है अपना शासन चलाएंगे। यानी हर्षवर्धन जो है वह कभी भी, ठीक है, एक राजा के रूप में शासन नहीं करता, क्योंकि अगर यह एक राजा के रूप में शासन करेगा तो इनकी बहन को जो यानी राजश्री को जो है वह जान का खतरा हो सकता है। इसलिए राजश्री को ही जो है वह राजश्री के नेतृत्व में ही हर्षवर्धन पूरा अपना शासन प्रशासन संभालेगा, लेकिन कभी भी जो है वह एक राजा के रूप में अपना मतलब अपने राजा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता। बात समझ, चाहता तो कर सकता था लेकिन अपनी बहन के चक्कर में जो है वह राजा के रूप में प्रस्तुत नहीं करता है। अभी हर्षवर्धन जो है पहले राजधानी थानेश्वर था वर्धन वंश का। अभी हर्षवर्धन क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि राजश्री का विवाद जो है वह कन्नौज के राजा ही ग्रीवर्मन के साथ हुआ था, तो कन्नौज का ही राजा था ना। अभी अपने बहन को जो है लेकर के आ गया, तो हर्षवर्धन जो है अभी राजधानी कहाँ बनाएगा, तो अभी राजधानी जो है वह कन्नौज बनाएगा। कहाँ बनाएगा, तो अपनी राजधानी जो है वह कन्नौज बनाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पहली राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी और दूसरी राजधानी जो आपको वह कन्नौज बनाता है। ठीक, और अपने साम्राज्य को संभालने लगा। हर्षवर्धन ने कभी भी जो है वो स्वयं को कन्नौज का राजा साबित नहीं किए, यह आपको हमने बताया। साथ ही साथ जो है राजश्री के संरक्षण में ही क्या करते हैं, अपना शासन चलाते हैं। हर्षवर्धन जो है वह साहित्य प्रेमी है, यानी साहित्य प्रेमी कहने का अर्थ क्या हो गया कि ये आपको साहित्य मान किताब वगैरह जो है वो लिखने का इनको बहुत ज़्यादा शौक था। और हर्षवर्धन के द्वारा जो है वह 3 पुस्तकों की रचना की गई है। ठीक है, हर्षवर्धन के द्वारा कितने पुस्तक की रचना की गई है, 3 पुस्तकों की रचना की गई। और वो 3 पुस्तक कौन है, तो पहला पुस्तक का नाम है आपको नागानंदा। क्या नाम है, नागानंद नाम है पहला पुस्तक का नाम। दूसरा पुस्तक का नाम आपको रत्नावली। ठीक है, दूसरा पुस्तक का नाम है रत्नावली। और तीसरे पुस्तक का नाम आपको प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। बात समझ में, यानी हर्षवर्धन जो है वह क्या थे, साहित्य प्रेमी रहेंगे। ये क्या होंगे, साहित्य प्रेमी होंगे। और जो साहित्य प्रेमी रहेगा तो किताब भी लिखेगा, इसलिए जो है यह 3 पुस्तकों की रचना करती है। कितने पुस्तकों की रचना करेंगे, 3 पुस्तकों की। ठीक है, 3 पुस्तकों की क्या करेंगे, रचना करेंगे। और 3 पुस्तक कौन कौन से हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। चलिए फिर से हम एक बार आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करके हम फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर आपका आगे पढ़ते जाइएगा, पीछे वाला भुलाते जाइएगा। तो देखिए, वर्धन वंश का जो है संस्थापक पुष्पभूति ही करते हैं। और पुष्पभूति जो है वह गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त के क्या थे, सामंत के रूप में वह अपने पद पर जो है वह कार्यरत थे। जैसे ही आपको गुप्त वंश समाप्त हुआ यानी हुन आक्रमण के बाद, तो वर्धन वंश छोटे छोटे सामंतों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। उसी सामंत में एक महत्वपूर्ण सामंत होते हैं पुष्पभूति, जो आगे चल करके जो है वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश का स्थापना करते हैं। पुष्पभूति वंश के बाद अगला शासक जो शक्तिशाली शासक होता है आपको प्रभाकर वर्धन हो गए। और यह अपनी राजधानी, इनका विवाह जो है वह यशोमती के साथ कर दिया जाता है। और इनके 3 संतान होंगे, एक कहलाएंगे राजवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा राजश्री। इनके पुत्री राजश्री का विवाह जो है कन्नौज के राजा ग्रीवर्मन के साथ होता है, लेकिन इस ग्रीवर्मन को जो है वह मालवा के शासक देवगुप्त क्या करेंगे, वह हत्या करके इसको मार देंगे। ग्रीवर्मन मर गया, इसको मारा कौन, देवगुप्त। तब देवगुप्त मारता है ग्रीवर्मन को,
साथ ही साथ राजश्री को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये किसी तरह से अपनी जान बचा करके जंगलों में भाग जाती है। और इससे ये सब चीजों को देख करके राजश्री का भाई यानी कि राजवर्मन वर्धन क्या करेंगे कि देवगुप्त की हत्या कर देंगे। यानी अभी राजगिरी वर्मन भी मर गया, देवगुप्त भी मर गया। अभी जो है राजवर्धन की हत्या जो है वह बंगाल यानी गौड़ के शासक शशांक कर देंगे। ठीक है, इसकी हत्या शशांक कर देंगे, यानी कि राजवर्धन ही मरा। अभी राजवर्धन जैसे मर जाता है तो इसका एक और भाई बचा हुआ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन क्या करेंगे, शशांक की हत्या कर देंगे। यानी एक तरह से देखा जाए तो सभी एक दूसरे का हत्या कर रहे हैं। और लास्ट में बचेगा कौन, तो हर्षवर्धन बचेगा और इसकी बहन राजश्री बचेगी, जो कि जंगलों में भी भागी हुई थी। अभी हर्षवर्धन के सामने जो है वह दो चुनौतियां था। पहला चुनौती जो है वह शासन को संभालना है, दूसरा जो है राजश्री का पता भी लगाना है। तो राजश्री का पता जो है वह आपको एक बौद्ध भिक्षु होते हैं दिवाकर, जिनकी सहायता से इसकी अपनी बहन राजश्री का पता लगा लेते हैं। और ये राजश्री का पता लगाने के बाद हर्षवर्धन जो आप कभी भी अपने आप को एक राजा के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि राजश्री के नेतृत्व में ही पूरा प्रशासन चलाता है। इससे क्या होगा कि इसकी बहन भी सेफ रहेगी और साथ ही साथ मतलब इस पे कोई अंगुली भी नहीं उठाएगा। बात समझ में आया? और हर्षवर्धन अपनी राजधानी कन्नौज को बनाते हैं। हर्षवर्धन चूंकि साहित्य के प्रेमी थे, इसलिए इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की है। और वह पुस्तक कौन कौन से कहलाएंगे, नंगानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। बात समझ में आया? और ये हर्षवर्धन का जो है दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट, आप सुने होंगे। ठीक है, हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि होगा उनका नाम रहेगा बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट। और यह बाणभट्ट जो है वे भी 2 पुस्तकों की रचना करते हैं। ठीक है, बाणभट्ट कितने पुस्तकों की रचना करेंगे, 2 पुस्तक। पहला पुस्तक क्या लगा, कादम्बरी, यह तो आप शायद सुने भी होंगे। पहले पुस्तक का नाम क्या है, कादम्बरी। और दूसरे पुस्तक का नाम है आपको हर्षचरित्र, जो कि राजा हर्षवर्धन है क्या है, जीवन काल के बारे में इसमें लिखा हुआ, चर्चा किया हुआ। बात समझ में आया? तो हर्षवर्धन का जो है दरबारी कवि का नाम होगा बाणभट्ट। और बाणभट्ट जो है वह 2 पुस्तकों की रचना करेंगे। एक पुस्तक का नाम कहलाएगा आपको कादम्बरी और दूसरी पुस्तक का नाम जो आपको हर्षचरित्र कहलाएगा। और हर्षचरित्र जो है राजा हर्षवर्धन के जीवन पे लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, हर्षवर्धन को जो है शिलादित्य भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, शिलादित्य भी कहेंगे। शिला मतलब पत्थर, आदित्य मतलब उपाधि है। ठीक है, तो शिलादित्य भी कहा जाता है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन को क्या माना जाएगा, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। ताकि इसके बाद जो है सल्तनत काल आ जाएगा तो अफगानिस्तान और ईरान ईरान के जो है मुस्लिम शासक क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो भारत का अंतिम आपको हिंदू सम्राट किसे माना गया है, तो आपको हर्षवर्धन ही भारत के अंतिम हिंदू सम्राट होंगे। भारत का अंतिम, ठीक है, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। ठीक है, हिंदू सम्राट किसे माना जाएगा, तो हिंदू सम्राट जो है वह माना जाएगा आपको हर्षवर्धन को। बात समझ में आया? तो इसे शिलादित्य की उपाधि भी दिया गया। हर्षवर्धन को जो है वह अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। चीन राजा अपने राजदूत को जो है वह हर्षवर्धन के दरबार में ही भेजा था। इसके शासनकाल में जो है वह चोर और डाकुओं का काफी ज्यादा बोलबाला था। किसका बोलबाला रहेगा, चोर और डाकुओं का। ये सब पॉइंट नोट करते जाइए। चोर व डाकुओं का जो है वह काफी ज्यादा बोलबाला, यानी काफी ज्यादा ऐसे मामले हुआ करते थे लूट खसोट का। इस वंश के समय जो है वह सूती वस्त्र का केंद्र जो आपका मथुरा रहेगा। यानी वर्धन वंश के एक समय जो है वह सूती वस्त्र कहाँ से लाए जाएंगे, सूती वस्त्र लाए जाएंगे आपको मथुरा से। मथुरा जो है वह सूती वस्त्र क्या रहेगा, प्रमुख केंद्र रहेगा। इसी के समय जो है वह चीनी यात्री हेन सांग भारत आया था। यानी कि हर्षवर्धन के शासन काल में यह महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आता भी है। ठीक है, यानी हर्षवर्धन के शासन काल में ही चीनी यात्री कौन आया था, तो चीनी यात्री हेन सांग आए थे। हेन सांग आपको चीनी यात्री भारत आते हैं हर्षवर्धन के शासन काल में। और यह चीनी यात्री जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय में जो है वह अध्ययन करना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। और इसलिए जो है उस समय यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो
एक तरह से कहते हैं अभी के डायरेक्टर या उस समय जो है वह कुलपति कहलाते थे, वह शीलभद्र थे। बात समझ में आया? तो चीनी यात्री जो आपको हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और यह आया था आपको लगभग 629 ईस्वी में। ठीक है, कब आए थे? 629 ईस्वी में। और ये हेनसांग जो है वह भारत आकर के भारत आकर के जो है नालंदा विश्वविद्यालय में क्या करेंगे? अध्ययन भी करेंगे और अध्यापन भी करेंगे। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में। और नालंदा विश्वविद्यालय हमने आपको बताया था कि यहाँ पर महायान शाखा के बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय, क्लियर है? तो नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के हेनसांग क्या करेंगे? ठीक है, आपको अध्ययन भी करेंगे और अध्ययन करने के बाद जो है अध्यापन भी करेंगे। अध्यापन का मतलब समझ में आया? अध्यापन का मतलब होता है आपको टीचिंग करना, मतलब पढ़ाना, और अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना, और इसका मतलब होता है पढ़ाना। बात समझ में आया? तो हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री हेनसांग 629 ईस्वी में भारत आता है। और भारत आने के बाद वह नालंदा विश्वविद्यालय में क्या करेंगे? आपको अध्ययन भी करेंगे, साथ ही साथ आपको अध्यापन भी करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। और जब ये नालंदा विश्वविद्यालय में आते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो आपको शीलभद्र होते हैं। कौन हो जाएंगे? जिनका कुलपति आपको शीलभद्र होंगे। क्लियर है? तो कुलपति जो है शीलभद्र होंगे नालंदा विश्वविद्यालय का, और यह हेनसांग भारत आकर के पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है। हेनसांग को जो है ये हेनसांग जो है, इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाएगा? तो हेनसांग को जो है, ये इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहला चीज की जो हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाएगा। नीति का पंडित कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाएगा। इसके अलावे जो है वह शाक्य मुनि भी कहते हैं, गौतम बुद्ध को भी शाक्य मुनि कहा जाता था। बात समझ में आया? तो चीनी यात्री जो 619 ईस्वी में हेनसांग जो भारत आएगा, इन्हें जो है यात्रियों क्या कहता है? राजकुमार। नीति का पंडित, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, साथ साथ इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। और ये हेनसांग जो है ये भारत आकर के, ठीक है, एक पुस्तक की रचना करते हैं, और इस पुस्तक का नाम होता है सी यू की। ठीक है, क्या पुस्तक का नाम क्या रहेगा? सी यू की जो है एक पुस्तक की रचना करेंगे, यानी एक पुस्तक की रचना करेंगे, और पुस्तक का नाम क्या होगा? सी यू की। अलग है ना नाम? सी यू की। लेकिन क्या कीजिएगा? पढ़ना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आसान तरीका बता सकते हैं, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। तो हेनसांग जो है वह जब भारत आते हैं 629 ईस्वी में, जब भारत आते हैं 629 ईस्वी में, तो नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के जो अध्ययन भी करेंगे और अध्यापन, यानी पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। क्लियर है? और इसी कारण जो है पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे भी, और इसी कारण से जो है हेनसांग को भारत का यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा विद्वान रहते हैं, इसलिए इन्हें नीति का पंडित और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। और यह हेनसांग जो भारत आकर के जो एक पुस्तक की रचना करेंगे, इस पुस्तक का नाम होगा सी यू की, जो है इस पुस्तक का नाम होता है। ठीक है, इस पुस्तक का नाम होता है। यहाँ तक बात समझ में आया? अभी देखिए, अभी ये हर्षवर्धन जो है, ये चूंकि जो है आपको इसकी बहन को कौन आपको बहुत भिक्षु ढूंढ करके लाया था, जिनका नाम आपको अभी हम बता रहे थे ना, कि इनकी बहन को जो है ये लाते हैं। ठीक है, उनका नाम क्या होगा? दिवाकर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं आपको, ये एक पुस्तक के बारे में पूछता है। पूछता चीनी यात्री जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? हेनसांग। इसे जो है यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि, ये आपको आ जाएगा। अच्छा, ये हर्षवर्धन जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय से जो है वो क्या होंगे? काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं।
तो नालंदा विश्वविद्यालय चलेगा कैसे? ठीक है, तो इसको चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो हर्षवर्धन क्या करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के लिए इनके आसपास का 100 गांव का जो भी टैक्स का पैसा आएगा वो राजा नहीं लेगा, वह क्या करेगा, उन टैक्स का पैसा से जो है वह या नालंदा विश्वविद्यालय मतलब चलाया जाएगा। यानी कि तो से देखा जाए तो सरकारी खर्च यानी वहाँ के पूरे 100 गांव का टैक्स जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय को दे दिया गया। बात समझ में आया? तो हर्षवर्धन क्या करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांव की आय हर्षवर्धन ने क्या कर दिया, दान में दे दिया। ठीक है, कितने गांव के आय को, यानी कि 100 गांव की आय को, आय क्या करते हैं, दान में देते हैं, दान दे देंगे। किस लिए दान देते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को चलाने के लिए। बात समझ में आया? नालंदा विश्वविद्यालय को क्या करने के लिए, चलाने के लिए। यहां तक क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है नालंदा विश्वविद्यालय का क्या होता है, मतलब खर्च जो है वह आपको 100 गांवों के टैक्स के पैसे से जो है आपको चलता है। यहाँ तक किसी तरह से समझने में कोई तरह का दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये हर्षवर्धन, हाँ हर्षवर्धन का जो है वह बाणभट्ट कवि होगा, ये इसके द्वारा 2 पुस्तक लिखी गई। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है वह अंतिम हिंदू राजा के रूप में, ठीक है, आपको हर्षवर्धन को देखा जाता है। इसके बाद तो आपको मुस्लिम आक्रमणकारी वगैरह आ जाएंगे, मध्यकालीन इतिहास या जो छोटे मोटे जो अभी दक्षिण भारत का थोड़ा मतलब छोटे छोटे जो राज्य हैं, जो वंश है, वो सब भी हम क्लियर करते चलेंगे, थोड़ा स्पीड में ही खींचेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर से बहुत कम ही प्रश्न आते हैं, जहाँ से प्रश्न आते हैं तो वहाँ से हम आपको डीप बताते हैं, जहाँ से प्रश्न इधर से आएंगे भी वो भी आपको हम नोट कराते चल रहे हैं। और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अभी जो हर्षवर्धन जो है, सॉरी हेन सांग, जो आपको नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े भी, साथ ही साथ पढ़ाए भी है। तो हर्षवर्धन जो है इसका विद्वानता को देख करके, यानी काफी ज्यादा विद्वान थे, तो इसके विद्वानता को देख करके हर्षवर्धन क्या करेंगे, हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन जो है वह किसके विद्वानता को देख तक करके, हेन सांग जो कि चीनी यात्री है। ठीक है, ये बाद में भारत में ही रह जाते हैं। तो हेन सांग के जो है विद्वानता को देख करके प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में एक महामोक्ष परिषद का जो है वह मतलब सम्मेलन होता था। एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब कि मेला लगता था। तो इसके विद्वानता को देख करके हर्षवर्धन क्या करेंगे कि प्रयाग में होने वाले महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष किसको बना देंगे, हेन सांग को बना देंगे। ठीक है, और इससे जो है वहाँ के जो पंडित होंगे वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, राजा से मतलब राजा का विरोध भी करने लगते हैं, क्योंकि ये हेन सांग एक चीनी यात्री है लेकिन ये काफी ज्यादा विद्वान थे। इसलिए हर्षवर्धन क्या करता है कि आपको महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष बना देगा, महामोक्ष परिषद का क्या बना देगा, परिषद का अध्यक्ष बना देता है। और अध्यक्ष बनाने से जो है वहाँ के पंडित जो है वह क्या करेंगे, हर्षवर्धन का काफी ज्यादा विरोध करने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कुंभ मेला है, ठीक है, कुंभ मेला का भी प्रारंभ जो है किसने किया है, तो आपको हर्षवर्धन ने ही किया है। अभी जब आपको यूपी में लगता है ना कुंभ मेला काफी ज्यादा फेमस मेला है, तो कुंभ मेला का आरंभ किसने किया है, हर्षवर्धन ने किया है। बात समझ में आया? कुंभ मेला का आरंभ में भी जो है हर्षवर्धन ने ही किया है। हर्षवर्धन चूंकि हिंदू थे लेकिन बौद्ध धर्म के महायान शाखा से क्या काफी ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, यह कौन से धर्म के थे, हिंदू धर्म के थे, लेकिन फिर भी जो है वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से क्या रहेंगे, यानी कि महायान शाखा यानी कि बौद्ध, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से काफी ज्यादा प्रभावित है। इसीलिए तो नालंदा विश्वविद्यालय को चलाने के लिए वहाँ के आसपास के 100 गांव यानी 100 गांव के टैक्स के पैसा को जो है दान कर दिया था, किसको, नालंदा विश्वविद्यालय। बात समझ में आए? तो इस प्रकार से जो हर्षवर्धन के बारे में हमने देखा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के समय में जो है उत्तर भारत जो है का सबसे महत्वपूर्ण शहर जो है वह कौन हो जाएगा, तो सबसे महत्वपूर्ण शहर यहाँ की राजधानी, और राजधानी कहाँ बनाई थी, तो कन्नौज को। तो कन्नौज जो है वह हर्षवर्धन के शासन काल में जो है वह काफी ज्यादा
मतलब विकसित होता है। और इसी कन्नौज को प्राप्त करने के लिए जब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, आपका गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, ये सभी क्या करेंगे कि आपस में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष आपको देखने को मिलेंगे हर्षवर्धन के इस कन्नौज शहर पे अधिकार प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन हो जाता है? कन्नौज हो जाता है। और इसके समय में कन्नौज में एक के बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, एक बौद्ध सम्मेलन किया जाएगा कन्नौज के शासनकाल में। ठीक है, क्या किया जाएगा, एक कन्नौज में ही जो है एक बौद्ध सम्मेलन किया जाएगा। और इस बौद्ध सम्मेलन को जो है वह पांचवी बौद्ध संगीति के नाम से भी जाना जाता है। मतलब बहुत बड़ा सम्मेलन होता है, इसलिए इस बौद्ध सम्मेलन को पांचवी बौद्ध संगीति के रूप में ही माना जाता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए तो चारे को बौद्ध संगीति हुआ है, लेकिन अगर फिर भी अगर प्रश्न पूछता है कि पांचवी बौद्ध संगीति, तो पांचवी बौद्ध संगीति के रूप में किसे माना गया? तो कन्नौज में जो एक बौद्ध सम्मेलन होता है उसे ही पांचवी बौद्ध संगीति के रूप में ऐसा माना जाता है। और कन्नौज में ही क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज जो राजधानी थी वो काफी ज्यादा क्या हो जाएगी, मतलब कि प्रसिद्ध हो जाएगा, कन्नौज काफी ज्यादा डेवलप करेगा। क्योंकि हर्षवर्धन अपने मतलब खुद में क्या था, हिंदू था, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित है, इसलिए जो है बौद्ध सम्मेलन वो मतलब करवाता भी, ऑर्गेनाइज भी करेगा। क्लियर है? तो इसके समय में कन्नौज में बहुत बड़े बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया और इससे पांचवी बौद्ध संगीति भी कहा जाता है। हर्षवर्धन समस्त उत्तर भारत को जीत लिया था, ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत पर जब आक्रमण करता है तब वह सफल नहीं हो पाता है। और उत्तर भारत में भी जो है वह लगभग भारत उत्तर भारत को जीत लेगा। ठीक है, हर्षवर्धन क्या करेगा, उत्तर भारत को जीत लेगा, उत्तर भारत को जीत लेगा, लेकिन कश्मीर पर जो है वह क्या करेंगे, मतलब अधिकार नहीं कर पाएगा। यानी कश्मीर को जो है वह अपने क्षेत्र में क्या करता है, मिला नहीं पाता है। ठीक, किस क्षेत्र को? तो कश्मीर क्षेत्र को। बात समझ में आया? कश्मीर को क्या करेगा, अपने क्षेत्र में नहीं मिला पाता है, नहीं मिला पाएगा। कौन? हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये तो आपका उत्तर भारत का बात रहा, लगभग सारे आपको भूभाग को क्या करेगा, जीत लेगा। लेकिन जैसे ही हम आते हैं दक्षिण भारत में, ठीक है, तो हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत में भी अभियान प्रारंभ किया था, लेकिन नर्मदा नदी के तट पर जो है दक्षिण भारत का चालुक्य शासक, जिनका नाम रहेगा पुलकेशिन द्वितीय, वह क्या करेंगे, पुलकेशिन द्वितीय जो है वह हर्षवर्धन को हरा देंगे। ठीक है, वो दक्षिण भारत का आपको कौन है, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय जो है वह क्या करेंगे, हर्षवर्धन की हत्या कर देंगे, युद्ध में हरा करके और इसकी हत्या कर देंगे। किसकी? हर्षवर्धन की। और हर्षवर्धन की मृत्यु कब हो जाएगी? तो हर्षवर्धन की मृत्यु जो है, यानी इनकी मृत्यु जो है वो आपको 647 साल में हो जाएगा, यानी 647 ईस्वी में जो है वह हर्षवर्धन मारा जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत का अभियान प्रारंभ करता है, किंतु नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर आपको हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच क्या होगा, युद्ध होगा। दक्षिण भारत में यहाँ पर क्या होगा, युद्ध होगा। और युद्ध जो है वो कहाँ होता है, तो नर्मदा नदी के तट पर। और इसी नर्मदा नदी के तट पर जो है वह युद्ध होने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ये क्या हो जाएगा, ये विजय हो जाएगा। और यानी पुलकेशिन द्वितीय क्या हो जाएगा, ये विजय हो जाएगा, हर्षवर्धन क्या हो जाएगा, यह पराजय हो जाएगा। और इसकी जो है वह बाद में मृत्यु हो जाती है आपको 647 ईस्वी में। और ये जो आपका पुलकेशिन द्वितीय जो विजय हुआ और हर्षवर्धन जो पराजय हुआ, तो इसकी जानकारी जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी जो है पुलकेशिन द्वितीय के कर्नाटक में एक अहोर अभिलेख है। ठीक है, यही पुलकेशिन द्वितीय का कर्नाटक के में एक क्या है, एहोर अभिलेख है। और इसी एहोर अभिलेख से इस युद्ध का पता चलता है, एहोर अभिलेख। और ये एहोर अभिलेख किसका बनवाया हुआ है, तो पुलकेशिन द्वितीय का। और ये एहोर अभिलेख कहाँ है, क्लियर है? तो यह एहोर अभिलेख जो है
जिससे हमको इस युद्ध की जानकारी मिलती है, यह आपको दक्षिण भारत के कर्नाटक में। ठीक, ये कहाँ है? तो दक्षिण भारत के कर्नाटक। बात समझ में आया? तो ऐहोर अभिलेख से हमें पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। तो उसकी हमको जानकारी ऐहोर अभिलेख से प्राप्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ तक किसी तरह का समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हर्षवर्धन जो है वह चीनी यात्री हेनसांग जो है वह प्रत्येक 5 साल में होने वाले आपको महामुक्त परिषद का जो है वह क्या कर देते हैं? अध्यक्ष बना देते हैं हेनसांग को। जिससे जो वहाँ के पंडित क्या होंगे? काफी ज्यादा विरोध करने लगेंगे। हर्षवर्धन जो है वह चूंकि अपने आप में क्या था? हिंदू था, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म के महायान शाखा को क्या करता था? मानता था, इसको संरक्षण ही प्रदान करता था। बात समझ में आया? ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेला का भी आरंभ जो हर्षवर्धन ने किया था। हर्षवर्धन के शासन काल में अपनी राजधानी यानी कन्नौज को काफी ज्यादा क्या करता है? मतलब डेवलप करता है, और लगभग पाटलिपुत्रा से भी ज्यादा डेवलप हुआ था कन्नौज। और यही कन्नौज जो है, इसमें बहुत सारे बौद्ध सम्मेलन कराए जाएंगे, जिसे पाटली बौद्ध संगीति के नाम से भी जाना जाता है। और इसी कन्नौज शहर पे जो अधिकार प्राप्त करने के लिए बाद में हम लोग जब पढ़ेंगे पाल वंश, गुजर वंश और राष्ट्रकूट वंश, तो वहां पर इसी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय क्या होगी? संघर्ष होगी। बात समझ में है? अच्छा, उत्तर भारत को जो है पूरी तरह से जीत लेता है, लेकिन कश्मीर को आपको उत्तर भारत में नहीं मिला पाता है अपने राज्य में। और दक्षिण भारत का जो है विजय अभियान करता है, तो उस समय जो है नर्मदा नदी के युद्ध पर इसका यानी हर्षवर्धन का युद्ध हो जाता है आपको पुलकेशिन द्वितीय के साथ। और पुलकेशिन द्वितीय के साथ जब युद्ध होगा, तो इसमें पुलकेशिन द्वितीय क्या हो जाएंगे? विजय हो जाएंगे, और हर्षवर्धन हार जाएंगे। और इसके तत्पश्चात जो है हर्षवर्धन की मृत्यु 647 साल में हो जाएगी। यहाँ तक किसी तरह का कोई समझने में दिक्कत नहीं है। अच्छा, हर्षवर्धन जैसे ही इसका मृत्यु होता है, तो मृत्यु के उपरांत जो है इसका अभी तक इसके पत्नी का नाम हम बताएं नहीं। तो हर्षवर्धन का क्या होता है कि कोई संतान नहीं रहे, यानी कि विवाह ही नहीं होगा, इसका विवाह नहीं, क्योंकि यह तो अपने मतलब कि एक तरह से कहे कि अपनी बड़ी बहन राजश्री, ठीक है, उससे बड़ी बहन राजश्री का जो है वह के संरक्षण नेतृत्व में ही पूरा शासन प्रशासन संभालता, जितना भी युद्ध लड़ा या जीता हुआ राजश्री के नेतृत्व में नहीं, लेकिन अपने आप को कभी भी राजा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। तो विवाह नहीं करेगा तो कोई संतान नहीं होगा, और जब कोई संतान नहीं होगा तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा? तो वंश आगे नहीं बढ़ता है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो है उत्तर भारत में पूरी राजनीतिक जो है वह शून्य क्या हो गई? सन्नाटा फैल गया। और इतिहास में जो है वह हर्षवर्धन की मृत्यु को जो है एक तरह से देखा जाए, तो इसका मृत्यु को जो है युग परिवर्तन कहा गया है। इसके मृत्यु को क्या कहा गया है? युग परिवर्तन। क्योंकि इसके बाद जो है, ठीक है, आपको मुस्लिम शासक वगैरह आ जाएंगे। तो अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में भी हर्षवर्धन को देखा जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन को जो है आपको अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में भी हम देख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, कि इसका मृत्यु हो गया, हर्षवर्धन कोई संतान नहीं, जिसका हर्षवर्धन वंश का पतन हो गया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में पूरी राजनीतिक शून्य हो जाती है, यानी सन्नाटा फैल जाता है। और इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु को एक युग परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा था, कह सकते हैं, जो कि बौद्ध धर्म को मानता है, साथ ही साथ जो है संस्कृत के एक महान विद्वान भी रहेंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर जो है यशोवर्मन का शासन प्रारंभ हो जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि आपने आज वर्धन वंश के बारे में पढ़ा, ठीक है, और वर्धन वंश जो आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट हो जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट भी कर सकते हैं। और घबराने का बात नहीं है, जब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब कराऊंगा, तो उस समय जो है आप थ्योरी का भी रिवीजन हो जाएगा। और आपका काम ये है कि क्लास को जो है 1-2 बार अच्छे से ध्यान से सिर्फ देखना है। और यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट जो आप मतलब कि जो इम्पोर्टेंट था, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ही मैंने बताया है। अगर इसमें भी आपको कुछ नोट करने का आवश्यकता लगता है, तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट, या अगर लैपटॉप में देख रहे हैं तो लैपटॉप में भी स्क्रीनशॉट ले करके आप फोल्डर में रख सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। फिर हम अगले क्लास में जो है वह इससे आगे का पढ़ेंगे संगम काल के बारे में। क्लियर है?
कि संगम काल में जो है वह 3 शासक जो काफ़ी ज़्यादा जो फेमस रहेंगे दक्षिण भारत के, जिनका नाम था चेर, पांड्य और चोल। तो चेर, पांड्य और चोल के बारे में साथ-साथ हम समझेंगे कि टोटल 3 संगम होते हैं, साहित्य संगम, और इन्हीं 3 एक कवियों का सम्मेलन होता है जिसे तमिल भाषा में जो है वह संगम कहा जाता है। और ये टोटल 3 संगम किए जाते हैं आपको दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में और ये 3 संगमों को कराने का नेतृत्व कौन लेता है, यानी कि दायित्व लेता है आपको पांड्य। क्लियर, चेर, पांड्य और चोल हम बताएं ना, उसमें पांड्य जो है वो करते हैं। और तीनों सम्मेलन जो है वर्तमान तमिलनाडु क्षेत्र में किया जाता है। तो इसके बारे में हम अगले क्लास में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ क्या करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि हमारा क्लास का जो भी नोटिफिकेशन रहे आपको उचित समय पर मिलता रहे। और प्लीज़ आप लोग जो है वह चैनल को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट किस तरह से करना है, तो क्लास को जो है वह लोगों के पास शेयर करना है और लोगों से सब्सक्राइब भी कराना है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को क्या करना है, सपोर्ट करना है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।